कर रहे हैं आरंभिक नगर चैप्टर 3। आप पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडर की तरफ जा कुछ कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूता घर कहते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला तो देखो, क्या आपने ऐसी लकड़ी पर सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों है। अब इस आधार पर अपन हड़प्पा की कहानी देख लेते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक से हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा था कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंट मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए और उससे उन्होंने पूरी रेलवे लाइन बिछा दी, जिससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए इसके बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थल में जो इमारतें और चीजें मिली है, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो सबसे पहला हमें कौन सी सभ्यता की इमारतें मिली हैं? हड़प्पा की। और अधिकतर जो नष्ट हो गई है, जब ना जो इंग्लैंड में था तब वो ना रेलवे लाइन अपने भारत में डली थी ना, तब उन्होंने वहाँ से हटा दी थी। तो पता चला था कि यहाँ पे कोई सभ्यता भी है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते थे। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? रखना ही चाहिए ना। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया जाता था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन नीचे था। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा जाता था और निचले भाग को निचला नगर दुर्ग, ऊपरी भाग को, नीचे वाले को निचला नगर। इन हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी हुई थी कि हजारों साल बाद भी आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग यानी कौन से? ऊपर वाले। इसमें कुछ खास इमारतें भी बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंटें, प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई जाती थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई। चारों तरफ कमरे बनाए गए। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिकों को विशेष अवसर पर स्नान करने के लिए कहाँ है मिला है ये? मोहनजोदड़ो में नाम रखा था स्नानागार। अब ये चित्र अपन देख लेते हैं। आरंभिक नगर से शुरुआत की, ये हड़प्पा मिला है, ये मोहनजोदड़ो, एक ये चनूदड़ो, ये भी एक सभ्यता है, एक ये धोलावीरा गुजरात में, तो ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में, सिंध प्रांत में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिसे काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर की बाट, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड भी मिले हैं। तो स्नानागार तो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, अग्निकुंड कालीबंगा और लोथल से मिला है, जहाँ पर हम मान सकते हैं कि यज्ञ किए गए होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े भंडार भी मिले। अब भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन की चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था तथा कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई इस टाइप से, ये जो स्नानागार बनाया बड़ा, और चारों तरफ इसके कमरे होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों की ढकी होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल लगाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल व सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था।
मतलब हर घर में नालियाँ होती थी जो कि मेन नाले से जुड़ी हुई थी। मेन होल जो कि समय समय Main hole, सफाई हाँ, करने के सफाई लिए करने उनकी के लिए। जरूरत पड़ती है। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। यहाँ पे एक ये ज्यादा व्यवस्थित, व्यवस्थित हाँ, सभ्यता का डेवलप देखा सभ्यता गया है। थी। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर व अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों के साथ सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों का अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखा करते होंगे जो बच नहीं पाई है। तो यहाँ पे क्या था, मतलब जो राजा और शासक थे वो धातु, इमारतें बहुमूल्य, बनाने वाले हाँ, लोग अच्छे लिपिक रहते होंगे। हाँ, बहुमूल्य पत्थर और अन्य चीजें वो बाहर से मंगवाते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे तथा वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से व कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिन्हें बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची तैयार करते हैं तो क्या है, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क व उस पर बना हुआ नाला। ये नाला ज्यादा सड़क का है, ठीक है, उसके ऊपर बना हुआ नाला, ये सड़क के साइड में, ठीक है। और ऊपर एक कुआं है। बाई और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है, ठीक है। उस मुहर के ऊपर एक चिन्ह एक खास लिपि में लिखा हुआ है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाई और नीचे पक्की ईंट के खिलौने हैं, बच्चे खेलते हैं। नगर व नए शिल्प, अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने व बर्तन बनाए जाते थे। सोने व चांदी से गहने व बर्तन बनाए जाते थे, मतलब बहुमूल्य चीजें वहाँ से मिली है। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट व फलक थे। उस समय उनको बाट का प्रयोग हाँ। हो गया था। पत्थर की बाट देखो, इसमें कितने ध्यान से मतलब बाटों को उपयुक्त बनाया तरीके गया से इन है। बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था, ठीक है। उन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर व धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। चर्ट पत्थर से बाट बनाए जाते थे। मध्य में जो है वो क्या है, मनके। इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। चर्ट से तो बनाए गए बाट और कार्निलियन पत्थर से बनाए गए मनके। पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके, ठीक है। मध्य में दाएं, इसमें कढ़ाईदार वस्त्र, अच्छा धारदार फलक है इसमें, ठीक है। नीचे में कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी हुई मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, उसमें कढ़ाईदार वस्त्र बने दिखाया गया है। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिले, व्यक्ति की मूर्ति मिली जिसने कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं। कुछ मनके मिले हैं जो कार्निलियन पत्थरों से बने हैं। फलक है जो कि बाट, जो इसमें जो कि चर्ट पत्थर से बने, चर्च पत्थर से बाट बने हुए हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इनमें आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काली डिजाइन और लाल मिट्टी के बर्तन, ठीक है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, मेहरगढ़ में, ठीक है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों को अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ तांबे की वस्तुओं के चिपके हुए मिले हुए, ठीक है। मोहनजोदड़ो से तो कपड़े के अवशेष मिले, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन मिला है तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए ये सब सामान मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तख्तियाँ सूत कताई का संकेत देती है। कपास का उपयोग करने लग गए थे वो हाँ। कपड़ों में। अब इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते थे कि जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे कि पत्थर को तराशना, मनके चमकाना, मोहरों पर पच्ची कारी करना।
पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक तरीके से बनाया गया, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई है। ये किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम होता था। यानी उस समय भी लोग जो थे अलग अलग चीज के लिए अलग अलग प्रशिक्षण ले लेते थे। विशेषज्ञ लोग थे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें ये पता नहीं है कि क्या ये चीज सिर्फ पुरुष करते थे या फिर केवल महिलाएं करती थी। शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों इस काम को करते हों। अब यहाँ पे एक फेयंस शब्द आया था ना, फेयंस यानी क्या होता है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। यानी बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे जो बनाया जाता है और उस पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग नीले या समुद्री रंग के होते थे, उसे फेयंस कहा गया है, जो कृत्रिम रूप से बनाए जा रहे हैं स्फटिक पत्थरों से। फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है वही कच्चा माल है, और उससे फिर अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों के द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वह दूर दूर आयात करते थे, दूर दूर से आयात खरीदते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं। यहाँ की पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता है। कांसा बनाने के लिए भी तांबा की उपयोगिता होती है। धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से होता है। तो वैसे भी कांसा बनाना तांबा और टिन से बनता है। टीन का कैसे करते हैं? टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का जो आयात है वो आधुनिक कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो मतलब हड़प्पा के लोग कई चीज़ें कहीं से मंगवाते भी थे और आयात कहाँ से करते थे। तो तांबे का तो राजस्थान से करते थे, और टीन का टीन का जो था वो अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। और सोने का कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। अब इनका भोजन क्या होता था? जो नगरों में जो लोग रहते थे, इसके अलावा लोग गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। यानी किसान भी होते थे, चरवाहे, दस्तकार भी होते थे, शासक भी थे, कुछ लेखक भी थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ पर लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तेल, सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने जरूर मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने अलग अलग तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर फसलों की सिंचाई भी उस समय की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़ पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों को, झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो ये कैसे चीज़ों एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था? इसके माध्यम से। ये तो खिलौना है, खिलौना मिला तो इस तरीके से वो उपयोग करते होंगे। और ये भी एक खिलौना है, इसका हल के समान, तो इसका मतलब है कि इसमें वो हल का प्रयोग करते होंगे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर के सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ है। वहाँ साफ पानी मिलता था तथा जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वही धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा गया था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए हैं। इसमें क्या है कि नगरों को 3 भागों में बांट दिया और उसके चारों तरफ दीवार है, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई और बड़े बड़े प्रवेश द्वार है, और एक सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए भी स्थल अलग से था। और यहाँ पे जो हमें मोहरें मिली है वो क्या बड़े बड़े अभिलेखों के रूप में मिली है, जबकि बाकी सब छोटे छोटे मोहरों पे मिली है जो लिखित है। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी
के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल यानी कच्चे माल के लिए famous कच्चे था। माल आसानी से मिल जाता था यहाँ पे। यहाँ पत्थर, शंखों व धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे व मुद्रांकन, मोहरबंदी, गीली पट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या मिला? एक तो कीमती पत्थर, शंख और ये चीजें बनी, और भंडार गृह भी करके उससे कुछ छाप दिया, ऐसी चीजें ऐसी मोहरें मिली हैं। लोथल का बंदरगाह, यहाँ एक बड़ा ये है ना बंदरगाह जो पानी के पास में, यहाँ बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया वो उतरा जाता था। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, बने मनके बनाने वाले उपकरण व तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मोहर या मुद्रांकन, मोहरबंदी, ये मुद्रा। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मोहर का छाप को मोहरबंदी कहते थे। मोहरबंदी मतलब कि कोई भी सामान जो हम आयात निर्यात करें उसको बंद करके उस पर गीली मिट्टी से छाप लगाना मोहरबंदी है। अगर आप छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, जिसके कारण जंगल जला दिए उन्होंने। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों के से चारागाह, घास चलने के मैदान भी समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगर का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान में सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व व दक्षिण के इलाकों में नई व छोटी बस्तियों में जाकर बसने लग गए। इसके लगभग 400 साल बाद नए नगरों 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में पहले तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया था ना थोड़ी बहुत। मोहनजोदड़ो, फिर उसमें से लोथल और धोलावीरा।